में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। खबर जबलपुर से, जहां पे एक शराबी पुलिस अधिकारी की गुंडागर्दी सामने आई। दरअसल जबलपुर के गौर चौकी के आकर्ष एनक्लेव कॉलोनी में देर रात उस वक्त हंगामा मच गया जब एक पुलिस अधिकारी ने शराब के नशे में 8 से ज्यादा कारों के कांच तोड़ दिए। कॉलोनी वालों ने ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार जो पुलिस लोगों की रक्षा के लिए है वो आखिर लोगों के कार के कांच क्यों तोड़ रहा है। पुलिस अधिकारी संजय भलावी पहले जबलपुर के कई थानों में टीआई के तौर पर सेवाएं दे चुके थे। अब छिंदवाड़ा के चौरई थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है। उनका जबलपुर में इसी आकर्ष एनक्लेव कॉलोनी में घर है। शराब के नशे में धुत संजय भवाली ने बिना वजह लोगों के कार के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उल्टा धमकाने लगे। यही नहीं, कुछ लोगों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। डर की वजह से अभी तक पुलिस अधिकारी के खिलाफ किसी ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो चौंकाने वाली है। तो यहाँ पर आज रात के टाइम पे कोई टीआई है जो भलावी करके है, कहीं का टीआई है, उसने बहुत आतंक मचा के रखा है। लगता है कि बहुत दारू पिया था और बहुत गाली गलौज कर रहा था पूरी सोसाइटी में। और यहाँ पर सोसाइटी में जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, 4 व्हीलर्स खड़े थे किनारे में, तो सबके पत्थर से लेके उसने कांच तोड़े हैं। इनके वीडियो भी लोगों के पास में है। और यहाँ पर उसके घर के पास में एक गाड़ी खड़ी थी, पहले उसको तोड़ा, फिर गुड्डू भैया जायसवाल जी की गाड़ी का कांच तोड़ा, मौर्य जी की गाड़ी का कांच तोड़ा, आप उपाध्याय जी की गाड़ी का कांच तोड़ा, मेरी गाड़ी खड़ी थी मेरे घर के सामने, उसका कांच तोड़ा, आगे जाके चौरसिया जी की गाड़ी का कांच तोड़ा और बहुत गाली गलौज करता रहा। बाद में पुलिस वाले भी कुछ लोग आए, लेकिन वो उसको संभाल रहे थे, पर वो संभाल नहीं रहा था और बोल रहा था ये तो टीआई है, टीआई मैं टीआई हूँ, अपना बड़ा रौब दिखा रहा था। और ये करते हुए उसने पूरी बहुत सारी गाड़ियों के कांच तोड़े हैं। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजीव, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शराबी पुलिस अधिकारी डिस्टेंस में है, लेकिन जाके ये हर एक गाड़ी के शीशे, कांच के शीशे ये तोड़ रहा है। क्या वजह अभी तक निकलकर सामने आई है? अभी तक तो कोई भी वजह किसी भी रहवासी को समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये जबलपुर में पदस्थ रहे हैं और इनकी पहले भी इसी तरह की बहुत सारी शिकायतें थी, जिसके बाद इनका स्थानांतरण छिंदवाड़ा के चौरई किया गया। तो वो जो रहवासी हैं वो इनके रसूख से और इनकी हरकतों से डरते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि अभी तक किसी भी रहवासी ने थाने जाके इसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। अब पुलिस सब कुछ देख रही है। कल जब लोगों ने रात को फ़ोन पर कंप्लेंट की थी, तब कुछ पुलिस वाले आए गौर चौकी से और उसे समझा बुझाकर उसके घर में भेज दिया और काम ख़त्म हो गया। मतलब अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सारे लोग आए और लिखित शिकायत दें, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी तक स्थिति यह है कि किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई कि वो गौर चौकी जा सके। लेकिन कांग्रेस ने जरूर इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया है। संज्ञान लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पुलिस ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। ये हुआ यह है कि जब थाने में से पुलिस वाले आए थे रात को, तो वो समझा बुझाकर उसको अपने घर पे भेज के चले गए वापस। लेकिन आज कांग्रेस इसको एक आंदोलन का रूप दे रही है और आज वो एक ज्ञापन सौंपेगी और उसका कहना है कि हम हिम्मत देंगे वहाँ के रहवासियों को, ताकि वो आगे जाकर रिपोर्ट लिखा सकें। हालांकि बाइट जो सीएसपी की हुई है, उन्होंने कहा है कि वो कोई भी हो जिसने ये हरकत की है और तोड़ते हुए सीधे दिख रहा है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन बस वही है, ऑफिसर से तो कहीं ऐसा ना हो ये मामला पुराने मामलों की तरह दब जाए। तो अब मामला इस बात पे है कि यदि कांग्रेस के मतलब सह पे आगे आकर, हिम्मत से आगे आकर कुछ लोग रिपोर्ट लिखाएंगे तो शायद ये मामला कुछ आगे बढ़ सके। दीपिका, क्योंकि यहाँ पे पुलिस अधिकारी खुद कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है और वो कह भी रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। इंतजार किस चीज का किया जा रहा है, क्योंकि सवालों के घेरे में खुद खाकी है। बिल्कुल अभी तक तो स्वसंज्ञान लेकर, चूंकि ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, चेहरे क्लियर दिख रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। किसी एक पत्रकार को वो जाति सूचक शब्दों से भी बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो ये सारे मामले सामने हैं। पुलिस चाहती तो अभी तक उसके खिलाफ संज्ञान लेके
उसकी गिरफ्तारी की जा सकती थी, उसके खिलाफ मामला बनाया जा सकता था। जी, लेकिन बिल्कुल। फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है कि जब वो डरे सहमे लोग आए, रिपोर्ट लिखाएं और उसके बाद फिर पुलिस कार्रवाई। आखिर लोगों में भय किस चीज का है और इन शराबी पुलिस इंस्पेक्टर को किसका संरक्षण मिल रहा है? देखिए दीपिका, चूंकि वो जो कॉलोनी है वो संभ्रांत लोगों की कॉलोनी है और लोग सामान्य तौर पर पुलिस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, और इस तरह के अधिकारी जो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, खुलेआम मारपीट कर रहे हैं, उनका कहना है, रात को भी जब कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आपने मेरी कार क्यों तोड़ दी, तो उनका कहना था कि आपको जो समझ में आया वो कर लो, और अगर आप शिकायत करोगे तो और परेशानियों में पड़ोगे। तो जो इस तरह से खुले आप धमकियां दे रहा है, पुलिस के सामने धमकी दे रहा है, तो उससे एक सामान्य आदमी भिड़ना नहीं चाहता, जो नौकरी पेशा है या अपना व्यवसाय करता है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस की गुंडागर्दी। बताइए ना, कौन सी जात के हो? बता तो दिया ना। कौन सी जात के हो बताओ ना। जसवंत सिंह राज। अरे सर सुनो तो, अरे सर, अरे सर, तोड़ दिया उन्हें। अरे सर सुनो तो, अरे सर, अरे सर सुनो तो, अरे सर, तोड़ दिया उन्हें। तुम्हारा नाम क्या है? जसवंत सिंह राजपूत। हाँ आपका क्या नाम है? शुभ नाम आपका, वही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इतनी देर में पता नहीं कर पाएगा तुम? भला भी, जैसे आप भला भी बता रहे हो। हाँ, तो तुम कौन से रिपोर्टर हो यार? फालतू टाइप की रिपोर्टर हो तुम। अच्छा, आपका नाम बताइए ना। कौन सी जात के हो? बता तो दिया। कौन सी जात के हो बताओ ना। जसवंत सिंह राजपूत। बताओ कौन तो। सी जात के हो? कौन सी जात के हो बताओ ना। आप थाना प्रभारी हैं। अरे तुम बताओ ना अपनी जात, कौन बताओ? तुम रिपोर्टर हो ना जी। कौन सी जात के हो बताओ? गुलाबी जी बताया। हाँ, तुम्हारी जात क्या है बताओ? बताया तो मैंने। क्या? राजपूत। राजपूत क्या होता है? आप बताइए। हाँ, बस ठीक है। देखिए यहाँ पे खाकी की हनक किस तरीके से सवार है इस शराबी पुलिस अधिकारी के ऊपर। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गुंडागर्दी अपनी इस कॉलोनी में एक नहीं बल्कि 8 गाड़ियों के ये शीशे तोड़ दिए गए हैं। देखिए बाकायदा रुक रुक कर आगे बढ़ते हुए किस तरीके से ये पुलिस अधिकारी जो शराब की नशे में धुत है, कांच गाड़ियों के तोड़ रहा है और साथ ही दूसरी तरफ एक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सीधा रुआब देखिए किस तरीके से है। तोड़ दिया उन्हें। तो बकरीद नजदीक है। दक्षिण भारत में भेड़ और बकरों की डिमांड है। इसको लेकर एमपी के गुना, शिवपुरी और राजगढ़ से हर दिन 40 से 50 ट्रक हैदराबाद मंडी के लिए भेड़ बकरे भेजे जाते हैं और ऐसे में बैतूल पुलिस ने इन ट्रक वालों से वसूली का एक नया तरीका निकाला है। पुलिस ने इसके लिए बाकायदा टोकन सिस्टम बनाया है। भेड़ बकरे से भरे छोटे ट्रकों से 500 रुपए और बड़े ट्रकों से 1000 रुपए वसूला जाता है। ड्राइवर अगर ये राशि देने से मना करे तो उसके साथ मारपीट कर पशु क्रूरता अधिनियम में कार्रवाई करने की धमकियां दी जाती है। ड्राइवर इस अवैध वसूली को बंद करने की मांग कर रहा है और इस मामले में जानकारी जब बैतूल एसपी को दी गई तो उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नहीं तो आपको पर्ची किस बात की काट रहे हैं आप? नहीं, वीडियो को बना। नहीं तो पर्ची किस बात की काट रहे हैं भाई? रोक के बकरी गाड़ी के क्यों ले रहे हैं आप पैसे? ये आपके हाथ में पर्ची है। वीडियो को बना रहा हूँ। नहीं तो आप किस बात के ले रहे हैं पैसे? नहीं तो पैसे किस बात के ले रहे हैं भाई? मैं बना सकता हूँ आपको। हाँ तो बनाइए ना, आप बनाइए। किस बात के पैसे ले रहे हैं भैया? नहीं, आपका क्या मैटर है? हाँ, नहीं तो आप किस बात के पैसे ले रहे हैं यहाँ रोक के? नहीं, आपका क्या मैटर है बताओ। मैं तो पत्रकार हूँ भाई। हाँ, मैं पत्रकार हूँ। किस बात की पर्ची ले रहे हैं आप? भागो मत भैया, भागो मत। भाग के क्या करोगे? बताओ ना किस बात के पैसे ले रहे हैं आप? हाँ बताइए भैया, किस बात के पैसे ले रहे हैं आप? हाँ हाँ, अरे भाग क्यों रहे भैया? किस बात के पैसे ले रहे हैं बताओ ना।
कहाँ से आए हैं? शिवपुरी क्या लेके जा रहे हैं आपके ट्रक बकरे में? लेके कहाँ लेके जा रहे हैं? हैदराबाद। अच्छा बताइए भैया, आप केरपानी पे रुके थे बैतुल परतवाड़ा मार्ग के, वहाँ आपने किस बात के पैसे दिए और काई की पर्ची देते हैं वहाँ? वहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा रहता है पुलिस वालों का, अच्छा। वो लेता है एंट्री थाने की। थाने की कितने पैसे देते हैं आप 500 लोग? रुपये लेते छोटी गाड़ी। छोटी गाड़ी के कितने पैसे देते हैं? पर्ची देता है जी, हमको 500 रुपये की दी अभी छोटी गाड़ी। आपको भी पर्ची दी है? हाँ, तो हम फिर ये पर्ची कहाँ दिखाते हैं आपको? थाने पे लेके आया जल्ला थाने पे। अच्छा, थाने में दिखाए। आपके ट्रक में क्या भर कर लेके आया? ये हमारे ट्रक में बकरियां हैं सर। अच्छा, कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये हैदराबाद जाती हैं सर। किस रास्ते से जाती है? ये अमरावती होके जाती हैं सर। अच्छा, बैतूल केरपानी होते हुए? हाँ। अच्छा, वो आपने जो रसीद दी है, हाँ जी। किस बात की रसीद है? वो सर थाने का चार्ज लेते हैं, यहाँ पे बोलते हैं थाने का चार्ज लगता है इतना, तो ऐसा पैसा लेते हैं वो। अच्छा। हाँ जी। तो उसका कौन लेता है ये पैसे? ये पुलिस वाले लेते हैं सर पैसा। कितने लेते हैं? 500 रुपये 1000 रुपये लेते हैं सर। अच्छा, 500-1000 रुपए एक ट्रिप के? सर, गल्ला थाने में जो है भेड़ बकरी के ठेके से अवैध वसूली की जा रही, तो एक पर्ची से ये पूरा काम चलता है, क्या कार्रवाई की जाएगी? अत्यंत गंभीर विषय जानकारी में आया है कि वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है और जिस पे कुछ भेड़ बकरियां भरे रहते हैं, और इसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों से करवाई जा रही है, और जिस किसी को भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई इस पर की जाएगी। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर क्षेत्रीय समाज लामबंद हो गया है। रेस्ट हाउस में कलेक्ट्रेट तक सैकड़ों क्षत्रिय बंधुओं ने पैदल मार्च किया। इस दौरान सीएम के नाम प्रशासन को 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर रेत के अवैध परिवहन के दौरान घनश्याम सीकरवार शिकार हुए और लोगों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की है। 8 दिनों तक कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी गई है। 2 दिन पहले घनश्याम सिंह जी थे, अपने पिता की इकलौती संतान थे और मास्टर थे। वो बेचारों का क्या दोष था कि वो साइड पे सड़क पे खड़े थे साइड से लेने के लिए कि ट्रैफिक आगे क्रॉस करें। बाद में पीछे से एक ट्रैक्टर आया, वो ट्रैक्टर जो मजबूती साथ उनको टक्कर मार के और पलट गया। मानवता उस समय सरसार हो गई कि उसको हाइड्रा, इन्हें उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने की नहीं थी, उन्हें तो अपने रेत और ट्रैक्टर को खींचने की जरूरत थी। उस बॉडी को आपने देखा, उस समय उनकी सांस चल रही थी। उस समय उन लोगों ने जेसीबी के हाइड्रा से उस बॉडी को अलग किया। इससे निंदनीय अपना तो इसमें सदोष मानव बध है और 302 का इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक इस जिले में लगभग 2 साल में 100 से ऊपर मौत हो चुकी है इन ट्रैक्टरों के द्वारा। मेरा निवेदन प्रशासन से यह है कि जितने अभी तक एक्सीडेंट हुए हैं उसमें 50 लाख रुपए जुर्माना, और जो भी केस चल रहे हैं उनको जो है एक्सीडेंटल केस कम करते हुए 304 या 302 में सदोष मानव बध के में उनके मामले दर्ज किए जाए। मध्य प्रदेश के बैतूल बाजार नगर में एक ही परिवार के 7 सदस्य फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिसके बाद से उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं 6 साल के बच्चे को गंभीर हालत में अमरावती ले जाया गया था, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि रमेश गोलर नाम के शख्स के यहाँ पे 10वां कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में जिन जिन लोगों ने खाना खाया था सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीड़ित परिवार के घर का दौरा किया, सैंपल जाँच के लिए भेज दिया गया है। तो माताराम, ये कैसे हुआ, मतलब आपने कब क्या खाना वाना कैसे क्या हुआ था, बताओ ना। ये खाना बेटा मेरे जेठ का लड़का खत्म हो गया जी, तो हम है 20-25 लोग, 2-3 घर के, तो हम एक जगह खाना बनाते थे। तो दिन में भी एक बार 12 बजे खाते थे और रात में भी एक बार। तो बहू बेटी, ये लड़की है, ये जेठानी है, हम हैं, कोई कुछ करते कोई कुछ करते, तो 8-9 दिन हो गए। इसमें 2 बच्चे थे और बाकी बड़े लोग हैं। कुल मिला के 13 लोग मेरे पास आए हैं जो कि आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, और बच्चे जो था वो PICU में भर्ती हैं। अभी जो पेशेंट मेरे पास भर्ती हैं उनकी हालत स्थिर है। उनको लूज मोशन और वॉमिटिंग की कंप्लेंट से आए थे। अक्सर गर्मियों में खाने के पदार्थ में कई बार सड़न हो जाती है या रखा हुआ पदार्थ रहता है, खासकर मावा हो गया है, दूध से युक्त पदार्थ रहते हैं, पानी की गड़बड़ी कभी कभी हो जाती है, उसके कारण ऐसा होता है। सूरजपुर कलेक्ट्रेट भवन में इन दिनों बड़ी घूसखोरी का रैकेट चल रहा है। लोगों को छोटे मोटे कामों के लिए भी रिश्वत लेनी पड़ रही है। आलम यह कि नकल शाखा और मानचित्र शाखा रिश्वतखोरों का अड्डा बन गया। यहाँ के कर्मचारियों को सरेआम रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद किया गया है।
कलेक्ट्रेट में तैनात संत कुमार राजवाड़े ने तो पैसा लेने की बात स्वीकार किया, जबकि मानचित्र शाखा में तैनात सुरेश शुक्ला भी से पैसा छिपाते हुए नजर आए। इस मामले पर कलेक्ट्रेट रोहित व्यास ने मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जी उन लोग 2 जने आए, जने लेडीज आई और जेंट्स आया, 600 रुपया दिए, बाकी 200 रुपया और मांग रहे थे। क्या चीज के नाम से? नाम खोजने उजने ऐसे बोल रहे, काम नक्शा का होता है। हम लोग गांव वाले को फ्री में नक्शा देते हैं, किसी से पैसे का कोई डिमांड नहीं करते हैं। वीडियो जो हमारे पास है वो गलत है, आप गलत खींच लिए हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। ग्रामीण से आप ये मांग भी करते कभी नहीं करते हैं हम लोग मांग। हम लोग जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, जनता की सेवा करेंगे। सर वो मेरे को अपने से दिया, मैं अपने से मांगा नहीं सर, सेटलमेंट जारी करवानी है। अच्छा, उसके सेटलमेंट में कितना लीगल कितना पैसा आपको मिला? 74 रुपये सर। तो 200 रुपए के लिए सर वो अपने से दिया, मैं तो ले भी नहीं रहा था। मीडिया के साथियों के माध्यम से एक वीडियो मुझे भेजा गया है। इसमें एडिशनल कलेक्टर को हम निर्देशित कर रहे हैं कि पूरे तथ्यों की जांच करेंगे और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो फिर उसमें गंभीर कार्रवाई होगी। कवर्धा जिले में सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत के बाद अभी तक प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। यही वजह है कि आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में मालवाहक वाहनों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ट्रैफिक पुलिस के सामने ही बेखौफ सफर कर रहे हैं। अंबिकापुर के खरसिया नाका मार्ग पर एनडीटीवी की टीम ने माल ढोने पिकअप वैन को रुकवाया और उसमें बैठे ग्रामीण महिलाओं से जब पूछा कि ऐसा यात्रा करने से उन्हें डर नहीं लगता है, तो उन्होंने ग्रामीण महिलाओं ने बेबाकी से कहा कि उन्हें कोई डर नहीं लगता है। उन्होंने बताया कि मजबूरी के तहत सब्जी बेचने के लिए उन्हें ऐसे वाहनों से अंबिकापुर तक का सफर करना पड़ता है। हालांकि पिकअप वैन में सवारियों को ढोने को लेकर ड्राइवर ने गलती मानी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में कल एक पिकअप दुर्घटना में लगभग 18 लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद अंबिकापुर में अगर देखें तो आज भी उसी तरह से लोग पिकअप वाहनों में अपने सामान को लाद कर आ जा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था या कहीं पुलिस की बात करें तो चौक चौराहे में पुलिस तो व्यस्त है, लेकिन इन सब चीजों को पुलिस कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, आखिर क्या कारण है कि वो इस पिकअप वाहन में आ जा रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? करुणा। कहाँ गए रहा? मंडी कैसे? सब्जी ले तो खाली पिकअप जीप में डर नहीं लगे? नहीं लागे। अच्छा, हमारे साथ और लोग हैं। क्या नाम भाई तो? लक्ष्मी बाई। कहाँ गए रहा? मंडी। के बजे निकले रहा? 9 बजे। तो या फिर वापस दुप जाता है, अभी 11:30 बजे जाता है। के बजे पहुंचिया? 1 बजे। अच्छा ये बतावा, एक खुला जीप में जा था तो डर नहीं लगे तुमला? नहीं लगे, अब रोज हम बैठ गए हम रोज जाता। अच्छा, हमारे साथ गाड़ी के ड्राइवर भी हैं। क्या नाम भी आपका? संजय दास। संजय भैया हैं। संजय भैया कहाँ से कहाँ गए थे बताइए? बेलकोटा से हैं। बेलकोटा कहाँ पड़ता है? बेलकोटा रघुनाथपुर से आगे। फिर कहाँ गए थे? यहाँ अंबिकापुर। कैसे गए थे? किसान लोग हैं, 1-2 लोग, उनका खिया लेके आए थे। अच्छा, पिकअप से। बाकी अभी लेके जा रहे हैं सब्जी वहाँ बेचने के लिए मार्केट में। संतोष भाई ये बताइए कि जीप है, पिकअप वाहन है, आपको पता कल कवर्धा में दुर्घटना हुआ है, वहाँ 18 लोग मर गए। पिकअप में था, पिकअप गिर गया खाई में, 18 लोग मर गए। तो क्या आप लोग को डर भय नहीं लगता कि ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाए? भैया इसमें ओवरलोडिंग नहीं है, ज्यादा ओवरलोडिंग होता है तो डर। लेकिन ये मालवाहक गाड़ी है, आप यात्री बिठाए हैं, ये नहीं तो हाँ गलत है। पहले लोग सब्जी खुद बेच रहे हैं ना किसान लोग। लेकिन आप एहतियातन रखिए, ऐसा ना करें कि दुर्घटना हो। जी हाँ बिल्कुल। ये थे बेलकोटा गांव के ग्रामीण थे और उनके ड्राइवर। उनका कहना है कि चूंकि सब्जी बेचने के लिए उन्हें अंबिकापुर की मंडी में आना पड़ता है, इसलिए वो पिकअप वाहन में आया था और पिकअप वाहन वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पिकअप वाहन में ग्रामीण हैं और उनके साथ उनके सामान भी हैं। जाहिर है इसके लिए जिला प्रशासन को कम से कम चौक चौराहा में इसकी जांच करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना हो। अपने सहयोगियों के साथ मैं रवि सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज़, अंबिकापुर। और अब चलिए बात करते हैं जशपुर की, जहां पे हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने 3 घरों को नुकसान पहुंचाया है। घरों में तोड़फोड़ के बाद अनाज को चट किया है। लोगों से जंगल में नहीं जाने की अपील यहां पे वन विभाग की तरफ से की जा रही है। इलाके में 4 हाथियों की बनी हुई है मौजूदगी। एसडीओ का ये कहना है पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के बालाझार गांव का पूरा मामला।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जशपुर का ये इलाका है, यहाँ पे अक्सर हाथियों के द्वारा उत्पात मचाया जाता है। गजराज की गर्जना साफ तौर पर दिखाई देती है, जो कि वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर देखिए गरीबों का आशियाना तोड़ दिया गया है। अब रहने के लिए उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में देखना होगा शासन प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की जाती है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अनेकों बार इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन इसका कोई स्थायी निवारण अभी तक नहीं निकला है। शाजापुर के पटेल वाडी इलाके में सरकारी ट्यूबवेल से पानी भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में दोनों पक्षों के दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। विवाद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बहरहाल दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मारपीट की वजह हालांकि अभी तक सामने नहीं आई है। दो पक्षों में मारपीट का मामला, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। दोनों तरफ से ये क्रॉस एफआईआर पुलिस ने ये दर्ज किया है जब दोनों पक्ष शिकायत के लिए पहुंचे। सरकारी ट्यूबवेल को लेकर ये विवाद हुआ था। शाजापुर के पटेल वाडी का पूरा मामला। छतगांव की घटना है। आर्मी जवान का नाम है अजय सिंह, पिता अंतर सिंह राजपूत, उम्र 33 साल, निवासी छतगांव है, जो पंजाब के हरिकोट में पदस्थ है। 42 दिन के अवकाश पर आया था। घर के ऊपर घूम रहा था। पैर फिसलने से उसकी नीचे गिरने से डेथ हो गई। वर्तमान में जिला सदर शाजापुर मच्ची रोड में शव को रखा गया है। तो बकरीद नजदीक है। दक्षिण भारत में भेड़ और बकरों की डिमांड है। इसको लेकर एमपी के गुना, शिवपुरी और राजगढ़ से हर दिन 40 से 50 ट्रक हैदराबाद मंडी के लिए भेड़ बकरे भेजे जाते हैं। ऐसे में बैतूल पुलिस ने इन ट्रक वालों से वसूली का एक नया तरीका निकाला है। पुलिस ने इसके लिए बाकायदा टोकन सिस्टम बनाया। सूरजपुर के नवापारा इलाके में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला पंचायत के सामने कुछ लोगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को हटा दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहे। तहसीलदार समीर शर्मा की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़वानी जिले के बड़ौदा खंडवा हाईवे पर यात्री बस ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हुई। हादसे के बाद ड्राइवर बस लेकर फरार हो गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजगढ़ के पचौर से 5 किलोमीटर दूर एक बेकाबू यात्री बस पुलिया से नीचे गिर गई, जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 21 यात्री जख्मी हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल शाजापुर लाया गया, जहां पे प्राथमिक उपचार के बाद 10 गंभीर यात्रियों को इंदौर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक बालाजी ट्रैवलर्स की यात्री बस इंदौर से ईसागढ़ जा रही थी, तभी ये बस हादसे का शिकार हुई। सो रही थी तो एकदम से बस वो खिसली तो मेरी कमर खिसकते खिसकते आई। आप जैसे 20-25 साल के 2 लड़के थे तो वो भी मेरे ऊपर गिर गए। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? ये इंदौर से चल के अशोकनगर जा रही थी, गुना तक। ये तेजी से चला रहा था। वो 10 मिनट में मोबाइल देखता, वो 2 मिनट के लिए रोक देता, फिर वापस 2 बार रोकी थी और इसके बाद है 3री बार रोकी, वो एक्सीडेंट हो गया। पचौर से बस पलटने की खबर आई थी। उसके बाद करीब 21 लोग यहाँ पे पचौर से रेफ़र किए गए, जिसमें से 11 लोगों को यहाँ रखा गया, बाकी को ट्राइज करके इंदौर के लिए रेफ़र कर दिया गया। कोई से इसमें जनहानि तो नहीं? अभी कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को इंजरी हुई है, काफ़ी लोगों को फ्रैक्चर आया है। महाराष्ट्र के पुणे में हुए सड़क हादसे में उमरिया के बिरसिंहपुर के रहने वाले अनीस अवधिया की मौत मामले में महाराष्ट्र पुलिस के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी परिजनों ने नाराजगी देखने को मिल रही है। परिजन का आरोप है कि महाराष्ट्र पुलिस आरोपी के पिता के दबाव में कार्रवाई कर रही है। परिजनों ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। शव लेने पुणे पहुंचे मृतक अनीस के मामा ने अस्पताल मैनेजमेंट पर लापरवाही बरतने का ये आरोप लगाया है।
घटना के बाद शव को लेने उनके मामा गए हुए थे। आइए उनसे भी बात करते हैं कि शव लाने में क्या दिक्कतें हुई, क्या परेशानियां हुई और ये पाली तक कैसे पहुंचे। आइए हम बात करते हैं मृतक के मामा से। क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सोनी है, मैं अनीस का मामा हूँ। और यहाँ से जैसे ही हमको जानकारी लगी कि एक्सीडेंट हो गया है उनके दोस्तों के द्वारा और आप जल्दी से जल्दी आ जाएं, तो ऐसा तो हम लोगों को क्लियर नहीं था कि ऐसा कुछ अनहोनी हुई है। हम लोगों ने सोचा कि कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा, लेकिन अर्जेंट बुलाया गया तो कहीं ना कहीं शंका तो था मन में। फिर हम लोग यहाँ से निकले और कहीं ना कहीं साधन उपलब्ध उतने तरीके से नहीं होने की टाइमिंग की वजह से फिर हम लोग बाय कार ही यहाँ से वहाँ गए। और इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे, उसके पहले अनीस की बुआ जो कि मुंबई में रहती हैं वो वहाँ पहुँच चुकी थी और उनका छोटा भाई जो कि वहीं पर रह कर के स्टडी कर रहा था वो वहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था। लेकिन वहाँ के लोकल प्रशासन ने और वहाँ का जो मेडिकल विभाग है उनने बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं किया। और रात में 2 बजे 2:30 बजे के करीब जो है जब ये डिक्लेयर हो चुका था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद उनको गर्मी होने की वजह से उनको फ्रीज़र या कुछ ना कुछ इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए थी। और दूसरे दिन शाम को 9 बजे जो है लगभग पोस्टमार्टम हुआ है, तब तक उनने कोई भी फ्रीज़र अवेलेबल नहीं कराया उनके लिए और वो बोले कि ये सब सुविधाएं हम नहीं कराएंगे। और उसके चलते जो है बॉडी काफ़ी हद तक डिकम्पोस्ट होने लगी थी। और यहाँ पे आते आते हम लोगों को मतलब 12-13 घंटे का सफ़र और तय करना पड़ा, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसी स्थिति में ले जा करके हमको अग्नि संस्कार उनका करना पड़ा। ये काफ़ी दुखद था किसी माँ के लिए, किसी बाप के लिए, किसी के लिए भी, कि मतलब बॉडी इतना तरीके से मतलब जिसको देखा ना जा सके। हमने बात की परिवारजनों से जो इस सड़क दुर्घटना के बारे में बताया और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे भी बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि उन्होंने विवेचना किस तरह से की है और किस तरह से करना चाहिए। एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।